नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल। आज लोटस टावर टीवी पर हम मौजूद हैं अयोध्या में और अलग अलग हमारे जो विशेष तरीके के लोग होते हैं जिनसे आपका हम रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक अधिवक्ता जो कि अयोध्या में हैं और बैठे हुए हैं हमारे साथ सुशील कुमार पांडे जी। आइए हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। उनके साथ मौजूद हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी जी और सेक्रेटरी मनोज सिंह जी और इस तहसील के अंदर, थाने के अंदर, कार्यालय के अंदर पाठक जी भी मौजूद हैं जिनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय जी। सुशील कुमार पांडे जी, बहुत ज़्यादा आपको देखकर अच्छा लग रहा है। नमस्कार। लोटस टावर टीवी पर आपका स्वागत है। पाठक जी, आपका भी स्वागत है। विजय तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। मनोज सिंह जी, सिर्फ प्रोटोकॉल आप ही फॉलो कर रहे हैं। मैं सुशील कुमार जी, लक्ष्मी ठाकुर सिंघल मेरा नाम है और लोटस टावर टीवी पर हम अपने हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, गांव के साथ जुड़ना चाहते हैं, देश के हों या विदेश के हों, हम आप जैसे यूनिक लोगों से मिलकर उनके लिए ये रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ताकि आने वाले समय में आपके एक्सपीरियंस से वो समाज में कुछ नए विचार हों तो उनको कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या बचपन से ही वकील बनना चाहते थे या कोई और सपना था आपका? नहीं, बचपन से तो मैं वकील नहीं बनना चाहता था जी। समझ लीजिए कि चाहे सौभाग्य कह लीजिए या ऐसी परिस्थितियां आई कि हमको वकील बनना पड़ा। जी। बाकी मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। और जिस वर्ष मैंने इंटर किया था जी, उस वर्ष ही मैं IIT जी, क्वालिफाई किया था और IIT कानपुर हमको मिला था। जी। लेकिन अब वो संजोग था, क्यों नहीं हुआ उस पर हम जाना नहीं चाहते, एडमिशन नहीं लिया मैंने। जी। और उसके बाद मैं, क्योंकि हमारे फादर डॉक्टर थे, जी। तो मेरी रुचि तो उस लाइन में थी, डॉक्टर बनना चाहते थे। जी। लेकिन इंटर में हाई स्कूल में ही जो है मैथमेटिक्स में जो हमारे गुरुजी थे हमको बहुत मानते थे और मैथमेटिक्स हमारी ठीक ठाक थी। जी। तो कुछ नंबर्स और छात्रों की अपेक्षा कम हो गए थे। जी। तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो है ये कैसे हो गया कि और बच्चों का जिसको हम गाइडेंस करते थे वो हमसे आगे निकल गए, आपका नंबर मार्क्स कम हो गया, कैसे? वो चिंतित थे। तो हमने ये प्रण लिया कि मैं बायो ना ले करके और मैथमेटिक्स लूंगा। अच्छा। और मैंने इंटर में मैथमेटिक्स से किया और मैथमेटिक्स में मैं उस समय मतलब 75% से एबव मार्क्स था हमारा, 80% आया। मतलब फर्स्ट डिवीजन थी? फर्स्ट डिवीजन क्या, उसमें उससे भी ऊपर? उससे ऊपर था। वाह। तो मैंने ये प्रण भी लिया था कि मैं जो है ये ले करके तभी आपके पास आऊंगा। तो बड़े खुश थे। हालांकि हमारे गुरुजी का देहांत हो गया, लेकिन फिर मैंने BSc किया और BSc के बाद फिर मैं B.Ed में मेरा हुआ था। तो B.Ed में भी जो है पिताजी हमारे के B.Ed नहीं LLB, चूंकि उनकी चॉइस उधर थी, उनके खेत बाड़ी झगड़े लड़ाई गांव में होते रहते हैं। तो उनका इस लिहाज से एक घर में किसी को वकील होना चाहिए, तो पहले लॉ कर लीजिए फिर B.Ed कर लीजिए। तो मैंने LLB कर ली और LLB करने के बाद मैं इस क्षेत्र में आ गया। अच्छा। और फिलहाल मुझे वकालत में, चूंकि मेरे नेचर के हिसाब से वकालत मुझे सूट नहीं करता था, मजबूरी में मैं आया पिताजी की आज्ञा से। अब कैसा एहसास हो? और मैं जो है PCSJ प्री 2003 में निकाला था, प्री में। अच्छा। इंटरव्यू में नहीं हुआ। अच्छा। और उसके बाद में मैं, क्योंकि इसी में रम गया हूँ, एज नहीं रह गई। और JSB प्री मैंने निकाला था। किस तरीके के ज्यादातर केस आपके पास आते हैं? हमारे पास सिविल केस आते हैं, क्योंकि कोई ऐसा केस जिसमें आपने कुछ मतलब बड़ा संघर्ष किया हो और आपको याद हो कि उसमें आपके मतलब उसमें आपकी प्रेस्टीज इशू लग गई हो और वो आप जीत गए हो, ऐसा कोई अनुभव? मैं उस दौरान जब मैं जे की तैयारी कर रहा था जी, तो मैं किराए के मकान में रहता था। अच्छा।
और जिसके यहाँ मैं किराए पे रहता था उनके यहाँ गया तो वो मुझे नहीं जानते थे कि मैं वकील हूँ जी। क्योंकि मैं उस समय तैयारी करता था, ज्यादातर मैं तैयारी में ही समय देता था। जी। जो है तीसरे चौथे आते जाते थे। तो उन्होंने हमको यह जान करके किराए पे नहीं दिया, लेकिन ये जान करके दिया कि जो है ये पढ़ने वाले हैं और मतलब वकीलों को लोग किराए पे नहीं देते, वो कतराते थे। और इसका मकान था, वो 17 साल अनवरत प्रधान रह चुके थे उस एरिया के। और उन्होंने एक प्रण ठानी थी कि मैं वकीलों को नहीं दूंगा। अच्छा। लेकिन अब संजोग से वो पता नहीं जान नहीं पाए और मैंने जो है वो नहीं किया, चर्चा नहीं हुई। उन्होंने ऐसे साधारणतया जो बात की और उन्होंने हमको दे दिया। बाद में मुझे किसी दिन उन्होंने कोट पैंट में देख लिया उसमें बैंड में, और मैं गाड़ी लेके निकल रहा था तो शाम को आया तो बड़े चिंतित थे वो, और उन्होंने कहा कि मैं जो है तो कैसे, अब मन में हमसे तो नहीं कहे लेकिन मन में उन्होंने ठान लिया कि किसी तरीके से इनको बाहर करना है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि इसको हमारे कमरे की हमको आवश्यकता है और आप कोई और व्यवस्था कर लीजिए। तो हालांकि मेरे मन में आ गया कि इनको कहीं से लगा कि बाबा उनको हम लोग कहते थे, बुजुर्ग थे, लगभग 70-70 साल उनकी उम्र थी। तो मैंने कहा बाबा जब भी आप कहेंगे तो मैं, आप शाम को कहेंगे तो सुबह मैं खाली कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके कहने के मुताबिक उन्हीं के ही जो है चचेरे भतीजे थे, उनका भी बगल में था। मैंने कहा कि ये आदेश है, और तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ में भी ये बगल में है, तो मैं उन्हीं के यहाँ बगल में ले लिया और बगल में ले करके, और उनके यहाँ से चूंकि अब एक ही खानदान था तो अब चूंकि अब उनको ये लगा कि उनसे भी कहे कि भाई ये वकील साहब ने कहीं ऐसा न हो, लेकिन उनके ऊपर आफत आ गई। उन्हीं के बेटे ने ही उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। अच्छा। और उनकी 2 बीवियां थी जिनके मकान में जिनके मकान में मैं बैठा था। अच्छा। पहली बीवी से 2 लड़के थे हाँ। और दूसरी बीवी से 1 लड़का। जी। पहली बीवी के बड़े लड़का की पत्नी ने उनको जो है मारपीट करना शुरू किया, और मैं शाम को गाड़ी लेकर के पहुंचा तो वो लोग झगड़ा लड़ाई कर रहे थे और मैंने डांटा उनको पहुंच करके, ये लोग क्या बदतमीजी कर रहे हो, हमारे ससुर हैं और इस तरह से नहीं करना चाहिए अपमान माँ बाप का। और डांट वाट करके मैंने भगा दिया, और बाद में उन लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया प्रॉपर्टी को लेकर के, उसी प्रॉपर्टी को जहां हम रहते थे, और उस पर मुकदमा हुआ सिविल जज सीनियर डिवीजन फैजाबाद के। उनको नोटिस मिली, और नोटिस मिलने के बाद क्योंकि वो बुजुर्ग थे तो शाम को हमको बुलाए, वकील साहब जो है ये मुकदमा दायर कर दिया है, और अब तो मेरी उम्र भी हो गई है, और दीवानी मुकदमे ऐसे होते हैं कि वो 20 साल चलते हैं जी। और तब तक मैं रहूंगा नहीं, तब तो मैं खत्म हो जाऊंगा, ये मुकदमा भी अब तो बच गया मामला। तो हमने कहा बाबा चिंता मत करिए, इस मुकदमे का फैसला 20 साल नहीं 1 साल के अंदर करा दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अरे हमको तो भाई हम भी बहुत मुकदमा देखे हैं, 17 साल में प्रधान रहा, और ऐसे आप कह रहे हैं कभी नए लड़के हैं आप इस तरह से कह रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप मुझे वकील अगर करेंगे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि 1 साल के अंदर खत्म करा दूंगा। और वो मुकदमा मुझे उन्होंने दिया, वकालतनामा दिया, और मैं आकर के मजिस्ट्रेट जो उस समय सिविल जज साहब थे, हमें याद आ रहा वीरेंद्र चौबे हुआ करते थे सिविल जज। अच्छा। और उस समय उनके खिलाफ फैजाबाद बार एसोसिएशन के मौजूदा जो प्रेसिडेंट थे, कुछ विवाद भी हो गया था, तो उनके खिलाफ कुछ हड़ताल वगैरह भी हो गई थी। उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके उस हड़ताल को समाप्त कराया और बार और बेंच को सामंजस्य करते हुए, तो उस समय उन्होंने हमको तवज्जो भी दिया। और एक बार मैंने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा इस मुकदमे के बारे में। मैंने कहा था ऐसी बात है, और बुजुर्ग हैं वो, और 17 साल वो प्रधान रहे हैं, और उनकी उम्र 70 साल 80 साल की हो चुकी है, पैरालिसिस उनको हो गया है, और उन्होंने ये वचन मुझसे कहा कि जो है मैं दीवानी में अब मैं मर जाऊंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि इस मुकदमे का या तो मैं हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर ले आऊं, या आपकी अगर कृपा हो जाए तो ये डेली लग करके जी, या उनका बयान ही पहले हो जाए। तो हला उन्होंने कोऑपरेट किया और उनको आदेशित किया कि वो बयान आकर के दें। तो मैंने जो है उनके आदेश से उनका बयान ला करके
कराया जी। और उस मुकदमे को विदिन 8 महीने के अंदर ही जो है उस मुकदमे का मैंने फैसला करा दिया और इनके पक्ष में कराया। वो मुकदमा डिग्री हुआ और जब डिग्री हो गया तो उन्होंने रात में आकर के जब मैं शाम को गया तो चूंकि उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, हाँ। तो खड़े रहते थे, मुझे बुलवाया। मौसी मौसी कहते थे, उनकी दूसरी बाती पत्नी थी, उनकी सगी साली थी। अब वो संजोग था कि उनकी शादी हो गई थी, तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा उनके लिए रहा, क्योंकि वो दूसरी पत्नी जो थी उनका बहुत ही ख्याल रखती थी, बहुत सेवा किया। और पहली वाली एकदम बुजुर्ग हो चुकी थी, इसलिए उनके साथ जो था, क्योंकि जो स्थिति थी, अगर वो ना होती तो बड़ी दुर्दशा होती। अच्छा। तो उन्होंने रात में हमको बुलवाया कि भैया ऐसा है कि वकील साहब और नज़दीक आ जाइए। तो हमने कहा हो सकता है कान में मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। तो मैं और करीब गया तो कहा कि नहीं और करीब आ जाइए। करीब चले गए तो उन्होंने हमारे पैर को पकड़ लिया और अपने मत्थे को सर रख करके कहा कि हमको माफ़ कर दीजिए और तभी हम आपको छोड़ेंगे। हमने कहा गलती क्या आपने किया है तो मैं माफ़ कर दूँ, भाई बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जो है आप माफ़ करेंगे तब मैं बताऊंगा। हमने कहा भाई कोई गलती तो आपने किया ही नहीं, लेकिन चलिए अगर कहीं ऐसा है तो भाई माफ़ करता हूँ मैं आपको। आप बुजुर्ग हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, तो कोई ऐसी और ये आप अपराध न करिए कि हमारे ऊपर जो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके बारे में बहुत गलत सोच करके आपको मैं आज बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपना कमरा खाली कराया इसलिए कि जो है आप वकील हो, लेकिन आपने जो मेरा कार्य किया वो मैं सपने में नहीं सोचा था कि इतना जल्दी होगा। उसके बाद तमाम उनके पारिवारिक समस्याएं मैंने सॉल्व कराई और वो खुश हुए। और उन्होंने कहा कि आप जब तक रहना चाहें रहें, लेकिन मैं उस केस के बाद लगभग 6 महीने के बाद मैंने वो कमरा खाली कर दिया उनका, जहाँ भी रहते थे। जहाँ रहते थे मैंने दूसरा कमरा दिया। मैं जा रहा था, मेरा सामान लद रहा था ट्रक पे, तो वो उधर मुख करके रो रहे थे। अच्छा। मेरा सामान लद रहा था, उधर वो रो रहे थे और मैं गया हूँ दूसरे कमरे में, जहाँ मैं दूसरी जगह। फिर वो 2 दिन भोजन नहीं किए। अच्छा। और उनकी पत्नी जो दूसरी वाली थी वो मेरे घर पे आई कि कहीं कि भैया वो बाबा खाना नहीं खाए हैं, 2 दिन हो गया और चलिए उनको बता दीजिए। तो मैं गया, उनको समझाया बुझाया कि मैं दूर नहीं हूँ, मेरा फ़ोन नंबर रख लीजिए, जब भी आवश्यकता होगी तो मैं आपके पास उपलब्ध रहूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इसका कष्ट नहीं है, आपको यहाँ से अच्छी व्यवस्था मिल गई, हमको खुशी है, लेकिन हमें कष्ट इस बात की है कि मुझे आप जो जिस 24 घंटे हमको मिलते थे, जरूरत पर जो हमें सेवाएं देते थे, वो मैं वंचित हो गया हूँ। मुझे इस बात का कष्ट है कि अब मुझे तुरंत तो उपलब्धता नहीं हो पाएगी, इसका कष्ट है। बाकी आपको उत्तरोत्तर जो है वृद्धि हो और आप आगे जाएं, यह आशीर्वाद उन्होंने दिया और मैं फिलहाल इस पेशे में खुशहाल हूँ। अच्छा पांडे जी, एक चीज बताइए जी। ये तो हो गया आपका व्यवहार, लोगों का सोचना वकील के बारे में जी। अब एक तो आप क्योंकि अयोध्या में रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है ये क्षेत्र कैसे उठेगा, इसका मतलब कैसे विकास होगा? क्योंकि जो मैं देखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम गांव को ना बड़ा करीब से देखते हैं कि गांव के पिछड़ेपन का कारण क्या है जी। तो हमें तो गांव स्वयं अपने पिछड़ेपन का कारण नजर आता है, तो इसको कैसे अपन करेंगे? गांव की शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। जब तक गांव में शिक्षा अच्छी नहीं होगी तब तक तो विकास नहीं हो सकता। एक चीज, हालांकि इस गांव वाले भी इस पर जो है जागरूक हुए हैं, इस समय जागरूक हैं लोग शिक्षा के मामले में। शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य? ये सिर्फ डिग्री जिसको लेके? नहीं, डिग्री का शिक्षा नहीं होता है। डिग्री वो तो अलग चीज हो गई, डिग्री लेना। एक शिक्षा व्यवहारिकता में, व्यवहार में जो व्यवहार तो गांव सिखाएगा ना, परिवार सिखाएगा। परिवार सिखाएगा, उस पर अमल करने की जरूरत है कि कैसे आप उसको व्यवहार में लाएं, कैसे व्यवहार करें एक दूसरे के प्रति। क्योंकि गांव में जो है वो एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी बातें होती हैं। क्यों? वो यही शिक्षा का अभाव है, सोचने की। तो इसको कैसे जो है आप क्या इसका मौद्दे बताते हैं कि कैसे होगा? अब इसमें तो जैसे जो समाज सेवी संगठन है, समाज सेवी, वो तो बेचारे एनजीओ पैसा ढूंढते रहते हैं, उनको आगे आना चाहिए और वो करना चाहिए।
देखिए स्वयं ये जो समाज सेवी संगठन है जी, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के कुछ पैसों हाँ, का का दुरुपयोग करती हैं। ठीक है, तो वो मेरे को लगता नहीं कि वो कोई विकल्प हुआ और कोई अन्य विकल्प, और आप इसमें कैसे भागीदार होंगे? तब तो यही है कि भाई इकट्ठा करके लोगों को उत्साहित किया जाए, जागृत 5 लोग काफी हैं। जागृत किया जाए, लोगों को समझाया कैसे शुरू किया जाए? ये आप कुछ कहना चाहेंगे पाठक जी? नहीं सर, आपको भी तो काफी कठिनाइयाँ आती होंगी जब यहाँ पर लोग आते हैं, रोते पीटते, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें ये वकील साहब कुछ मदद करते रहते हैं बीच बीच में? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती सर। अच्छा, कोई दिक्कत। आपको व्यक्तिगत कहाँ से दिक्कत होती है? लेकिन अच्छा, ये जो चुनाव आ रहे हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग को पता ही नहीं होता ग्राम पंचायत क्या है। वो एक तो सेक्रेटरी होता है, वो जो है उसको चला रहा होता है, और उसके बाद वो उनका टॉयलेट में पैसा, मकान इंदिरा आवास में पैसा, और नाली खड़ंजे में पैसा, ठेकेदारी। क्योंकि ग्राम पंचायत से लेकर के सांसद तक सिर्फ अपनी जो निधि है उसकी ठेकेदारी के अलावा उनका कोई दृष्टिकोण नहीं है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, ब्लॉक के बारे में, जिले के बारे में, विधानसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में उनका कोई एक दृष्टिकोण नहीं है कि मैं इसका क्या करूंगा। इसको कैसे अपन चेंज करें? देखिए, इसको तो चाहिए उनको जो उस योग्य हो, जनता को उस योग्य व्यक्ति को चुनना चाहिए जो ग्राम प्रधान हो, वो ग्राम के विकास के लिए हो। क्योंकि पहले तो लोग वादा करते हैं, बाद में जैसे आपने कहा कि वो केवल ठेकेदारी करते हैं, ठेकेदारी ही करते हैं, और उसको कैसे इनके प्रकार उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो उस पैसे का, इस पर ध्यान देंगे। सांसद है तो 5 करोड़ की सांसद निधि, उसमें से 25-30-40% का हिसाब किताब। विधायक है तो उसकी अपनी विधानसभा विधायक निधि के साथ हिसाब किताब। इस पर जो है, जो इस समय वर्तमान में सरकार है, इस सरकार की मैं सराहना करता हूँ कि इस पर कहीं हद तक अंकुश लगाया है। लेकिन जब तक जनता या जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो नहीं जागरूक होंगे, वो नहीं सोचेंगे, तब तक तो ये असंभव सी लगती है। बाकी आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप जिला न्यायालय में हैं जी। अब इससे ज्यादा और चुनाव भी जीत ऑफिस चुके में हैं। बैठे हुए तो बहुत कम वकील होंगे जो यहाँ बैठते होंगे, बहुत कम वकील, ठीक है ना? क्योंकि इतने सहज भाव से बैठना, ये इसको चाहिए ये कि ग्राम प्रधान हो चाहे जो भी हो जनप्रतिनिधि, उनको विकास के लिए कार्य करना चाहिए। और जब तक वो यह कार्य नहीं करेंगे विकास का, तो हमारे ख्याल से ये तो उसमें आपका एज ए एडवोकेट या बार एसोसिएशन से जुड़ा होना, कैसे उसको ठीक करेंगे? बार एसोसिएशन का उसमें कोई योगदान नहीं। बार एसोसिएशन तो केवल मुकदमे लड़ता है, मुकदमे है तो, लेकिन अब उसमें वकील क्या करेगा? क्योंकि जनता के ही बीच के लोग अगर सारे वकील चाह लेंगे और इसका गलत वाले का नामांकन ही नहीं होने देंगे। जब जिस चीज को आप चाह लेते हैं, अगर बार एसोसिएशन अभी चाह ले तो आज जो है कलेक्टर का यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। आज अगर बार एसोसिएशन तय कर दे कोई नियम नहीं रहेगा। बार एसोसिएशन तो हर गलत चीज का विरोध करता रहा है, करता है और करता रहेगा, और ये हर समय समय पर ये करता रहता है। जो लोग नए एडवोकेट्स बनकर आ रहे हैं जी, उन लोगों को, युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये है कि उनको कम से कम, जैसे नए लड़के आते हैं तो वकालत पेशे में बहुत संघर्ष है और पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे उनके चैम्बर के लिए हो, बुकों के लिए हो। तो इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि एक इंस्टॉल वो दे, चाहे पारितोषिक के रूप में या जो भी समझ करके, तो थोड़ा सा अमाउंट फिक्स करना चाहिए जो नए वकील, कम से कम 5 वर्ष तक के वकीलों को वो प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो अपना संघर्ष करके अपने को स्थापित कर सकें। बीच में आपने एक मीटिंग भी कराई थी वकीलों के उसमें, तहसीलों में, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का इन लोगों के लिए वो होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर वकील एक बड़ा सक्षम सा व्यक्ति जिले में, ग्राम पंचायत में, ब्लॉक में होता है, क्योंकि वकीलों में एक यूनिटी भी एक अलग लेवल की यूनिटी है। जी। हमने तो दिल्ली में देखा है कि वकीलों ने पीछे
किरण बेदी तक जैसे लोगों को हिला दिया, तो किरण बेदी एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर है। कन्हैया लाल को भी हिला दिया था। कन्हैया लाल तो एक मच्छर है, कन्हैया लाल को कुछ नहीं समझते, लेकिन इनके लिए कन्हैया लाल कोई मैटर नहीं है, ठीक है। लेकिन किरण बेदी एक अपने आप में एक बड़ा नाम जी। और जब एडवोकेट्स ने तय किया बार एसोसिएशन में, तो किरण बेदी को झुकना पड़ा। मतलब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बार एसोसिएशन में तो नॉर्मल चीजें होती रहती हैं कि जिन चीजों को बार नहीं चाहता है वो नहीं होना। तो बार अगर संकल्प ले ले तो हो जाए। आपके अयोध्या में कितने ग्राम पंचायत है, ये कितने ब्लॉक हैं? 11 है ना? 11। अगर हम आपके साथ 1500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्लान करें तो आज आपके साथ वकील कितने खड़े हो जाएंगे? आपके साथ अयोध्या में सुशील कुमार पांडे जी के साथ 1500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश। लेकिन किस उद्देश्य से, कैसा? अरे पैसा चोरी का नहीं होगा, पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं, ठीक है, पैसा बैंक से आएगा। लेकिन किस उद्देश्य से आप निवेश करेंगे? उसका निवेश उद्देश्य सिर्फ होना चाहिए। देखिए, पूंजी निवेश 2 चीजों पे होता है। पूंजी निवेश करने वाला देखता है कि उसका पैसा सुरक्षित है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये देखता है कि मेरा पैसा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आपने बताया कि आपको मकान देने में भी लोग हिचक रहे थे, क्यों? उसको लगा हमने वकील को पैसा दे दिया तो हमें तो मतलब मकान मिलेगा नहीं, तो वकील से पैसा कैसे निकालेंगे? आपने भी कहा। तो 1500 करोड़ रुपया पूंजी निवेश अगर हम आपके साथ करते हैं और आपके माध्यम से फैजाबाद बार एसोसिएशन को पकड़ के कम करते हैं कि भाई ठीक है, उसमें अपना क्राइटेरिया होगा और युवा वकीलों को हम 15 दिन का प्रशिक्षण दे देंगे, SIRD में बात कर रहे थे, ठीक है। क्या है कि मैक्सिमम लोगों को अपनी ग्राम पंचायत के बारे में पता नहीं। दरअसल जब तक हमने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझा तब तक कैसे होगा? ताकत, गांव की ताकत को गांव ही नहीं समझ रहा है, वकील कहां से समझेगा? तो इसमें वकील भी एक हो सकता है कि बैठे नहीं भैया, हम जो है ना सारे वकील अयोध्या में आपके साथ काम करेंगे, तो अपन प्लान करते हैं 1500 करोड़ रुपए पूंजी निवेश आपके माध्यम से। वकील कोई वो थोड़ा नहीं कि अरे वकील भी तो एक व्यक्ति है। देखिए एक सेकेंड, पूंजी निवेश किस पे होता है? पूंजी निवेश एक क्रेडिबिलिटी वाले सिस्टम पे होता है, या 2 चीजों पे होगा जी। या तो पाठक जी हैं, इन्होंने फोन किया, हाँ भाई, तो उन्होंने कहा कहाँ से आ रहा है, SSP ऑफिस से आ रहा है, तो चोर उचक के थोड़ा पूंजी निवेश कर देंगे, ठीक है। दूसरा एक अलग सेक्टर होगा, वो कहेगा नहीं साहब इनके पास मेरी पूंजी सुरक्षित है और ये ग्रो करेगी। देखिए, वकील सेवादाता, आप पूंजी निवेश की जहां बात कर रहे हैं, वो किसी कार्य के करने के एवज में उसको प्रतिफल मिलता है ना। पूंजी निवेश वहां होती, कोई व्यवसाय हो, कोई बिजनेस हो, भाई आप कोऑर्डिनेट भी तो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी तो कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट, वकील कोऑर्डिनेट करेगा तो फिर मुकदमे कैसे करेगा? हम कोई अच्छा मुकदमे अगर ना हो तो क्या दिक्कत है? अगर मुकदमे खत्म हो जाए, कहते मुकदमे ना हो तो फिर वकालत की क्या दिक्कत? लेकिन वकालत आपने दोनों पढ़ी चीजें, है, दोनों अलग अलग चीजें। एक सेकंड, तो क्या आप नहीं चाहेंगे? मैं यहाँ पे पांडे, निवेश, मैंने कहा कि आप जो है जो निवेश करना चाहते हैं, पांडे जी, निवेश का उद्देश्य क्या है? पांडे जी, किस जगह क्या आप निवेश- नहीं चाहेंगे कि अयोध्या से मुकदमे खत्म हो जाए? मैं चाहूंगा नहीं, सब चाहते हैं मुकदमे खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज नहीं, जिंदा सबको रहना है, मुकदमे खत्म हो जाए, लेकिन हमारे पास आय के स्रोत कुछ ना कुछ पैरेलल होना चाहिए। वो एक अलग विषय है कि मुकदमे, जैसे डॉक्टर कह रहे नहीं साहब सब अगर ठीक ही हो गए तो हमारे अस्पताल में कौन आएगा? इसका मतलब हम रोज शाम को प्रे कर रहे हैं कि भाई मरीज आते रहो, जिससे कि हमारा कारोबार चलता रहे। तो ये अवध क्षेत्र है, विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र है। हम चाहेंगे ना यहाँ मुकदमे हो, ना हम चाहेंगे यहाँ बीमारी हो, ना हम चाहेंगे यहाँ की क्राइम, ठीक है। तभी तो आध्यात्मिक क्षेत्र हुआ। ये तो क्या मतलब है, अगर मुकदमे बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, क्राइम भी बढ़ रहा है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र तो हुआ नहीं, कुछ और ही हो गया खिचड़ी। उसमें ही हमारे पास एक नेटवर्क भी, तो मतलब आप कहेंगे साहब नेटवर्क मैं क्या करूं? हम कह रहे हैं कि प्रति ग्राम पंचायत हम एक वकील को अगर ट्रेन करें और उसके साथ 1 से 2 करोड़ रुपया पूंजी निवेश। पूंजी निवेश किसमें होगा? जो लोग ऑलरेडी काम धंधा कर रहे हैं। अच्छा, आप जो है एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे ये पूंजी निवेश करना चाहते हैं पाठक जी के व्यवसाय, तो उनको अगर देना है तो एक बीच में करार कराने वाला भी होता है,
जो एग्रीमेंट करता है, ठीक है, एग्रीमेंट हो सकता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉ हैं। कॉर्पोरेट लॉ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है वकालत की फील्ड में जी, बहुत अच्छे अच्छे पैसे लेते हैं जी। तो ऐसे इस तरह से विचार कर सकते हैं, इस पर चिंतन करिए कि हम आपके साथ 10 करोड़ रुपए पेज का प्लान। हमारे साथ उत्तराखंड के इंडो यूरोपियन चैम्बर के निखिल कुमार जी जुड़ गए हैं। अभी कोई सवाल पूछना चाहते हैं निखिल जी? आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ निखिल जी, क्या हाल चाल है? हम लोग एसएसपी ऑफिस में मनोज ने हमको फंसा दिया है। मनोज हमको एसएसपी ऑफिस में फंसा दिया, ठीक है? तो एसएसपी ऑफिस में बैठे हुए तो क्या करें, इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप कहाँ पे होगी? मैं तो अभी गाजियाबाद में हूँ। गाजियाबाद, चलो बढ़िया है। 15 के बाद मिलते हैं, यहाँ पे चुनाव है, फिर अपन बात करते हैं जी। कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कोई सवाल करना चाहते हैं वकील साहब से? नहीं, अभी कुछ सवाल नहीं है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा आप जुड़े हमारे साथ। जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे उत्तराखंड में काम देख रहे वकील साहब क्या है, क्योंकि हमें भरने वाले काम बता दिए गए, अब हमें भविष्य के लिए नए कामों में दिमाग लगाना और पढ़ लिया है वकील ने तो कम से कम उसको कानून तो पता है। उसे लोग तो डरते, एक वकील एक पत्रकार, दो लोगों की थाने में थोड़ी बहुत इज्जत होती है, बाकी तो आम आदमी की तो होती नहीं है। पत्रकार आ गया तो थोड़ी इज्जत है, वकील पहुंच गया तो थोड़ी 100% है वकील की तो इज्जत। ठीक है, तो वकील तीसरे की तो इज्जत है नहीं, बाकी थाना तो अच्छे अच्छे का बकिया उधेड़ दे। क्यों पाठक जी ऐसा है? क्या उधेड़ने का मतलब है? क्षमा चाहूंगा। हाँ, ये लगा मेरा मुफ्ती का फोन आ रहा है। बस ठीक है, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर अभी आपको वीडियो आपसे कोई मिलना चाहे, अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है? और मैंने नंबर दे दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लोटस टावर टीवी पर जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।